देश की राजनीति आने वाले संसदीय अधिवेशन के बाद काफ़ी गर्माहट में आने वाली है। हालांकि पिछले अधिवेशन में महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ने के बाद वर्तमान सरकार की पराभव हुई और इससे लेकर तिलमिलाई सरकार आने वाले संसदीय अधिवेशन में फिर वही बात करने जा रही है, जिसके लिए राजनीतिक दल को तोड़ मरोड़ कर अपने हिस्से में 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी सरकत जो है, ये कवायद जो है, ये किस लिए की जा रही है? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश, जहां से देश की राजनीति का सत्ता केंद्र तय होता है, उस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनाव देश के विधानसभा के होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की राजनीति ये देश की राजनीति को तय करती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीतिक चुनाव का बहुत महत्व बढ़ गया है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेष महनीय अतिथि थे माननीय शुद्र शिवशंकर जी यादव। आपका स्वागत है त्रिवेदी मीडिया में। धन्यवाद, शुक्रिया और सभी को जय भीम। मैं सबसे पहले आपको यही पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जो देश में बहुत अहम मायने रखता है राजनीति के तौर पे, उत्तर प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश में कुछ हलचल शुरू है या देश की राजनीति में उसको लेकर कुछ गर्माहट आपको अभी नज़र आ रही है? नहीं, ये देख तो स्वाभाविक है। चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश तो ऐसा देश है, चुनाव रहे या न रहे तब भी चुनावी माहौल बराबर बना रहता है। वहाँ का सामाजिक समीकरण ही ऐसा तैयार हो गया है कि वो 12 महीना 365 दिन जो है गर्माहट रहती है। और स्पेशली जब चुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक है कि गर्माहट बढ़ जाएगी। तो इसमें गर्माहट बढ़ी है काफ़ी तेज़ी से। जो पक्ष की पार्टी है वो भी हर तरह से हर हथकंडे अपना करके एक ध्रुवीकरण की तैयारी कर रही है। ध्रुवीकरण की किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए। आपने पहले बता दिया कि संसदीय में भी जो है, लोकसभा में भी ये केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है किसी तरह से जोड़ के घटा के अपने बहुमत को साबित करके दिखाना चाहती है कि हम इतने ताकतवर हैं। तो यूपी में भी उसका असर, वो ये जानबूझ के यूपी विधानसभा में इसका असर दिखाई देगा। जब यहाँ बहुमत दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसका असर जो है स्टेट गवर्नमेंट पर थोड़ा बहुत स्वाभाविक ही पड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये कोशिश कर रही है ये। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो जाति समीकरणों में काफ़ी बढ़ चुकी है और वो स्थायी हो चुका है। लेकिन हालांकि अगर हम कुछ 8-10 साल से अगर देखते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसे समाजवादी पार्टी एक यादव की पार्टी मानी जाती है, बहुजन समाज पार्टी एक दलितों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इनको भी लेकर ओबीसी, यादव को छोड़कर अन्य ओबीसी या जाटों को छोड़कर अन्य दलित जातियाँ, इनको जोड़ने की, जुगाड़ करने की कोशिश भाजपा की तो ओर से हमेशा होती है। लेकिन क्या ये जो दल है समाजवादी पार्टी और बसपा, इनमें इस संदर्भ में कोई गठजोड़ होने की संभावना या मेलजोल होने की संभावना उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है आपको? देखिए, आपने जो कहा है जाति का समीकरण, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जाऊंगा। मैं तो ऑलरेडी बामसेप में काम कर चुका हूं और बहुजन समाज पार्टी के राजनीति को भी बड़े नज़दीक से, बड़े बारीकी से देख भी चुका हूं, अनुभव भी कर चुका हूं, प्रचार भी देखा हूं। कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज का जो एक नींव डाली थी वो ज़बरदस्त थी और वो नींव ऐसा लगा था कि आने वाले दिनों में पूरा देश बौद्धमय हो जाएगा, भारत पूरा बौद्धमय हो जाएगा और जो दलित बैकवर्ड जो 85% की सरकार भी आ जाएगी। उस समय हमें भी लग रहा था और पूरे देश में लग रहा था कि कांशीराम एक न एक दिन इस मिशन पर सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं उसको बड़े बारीक से देखता हूँ कि उसको असफल करने के लिए महाराष्ट्र की जो ब्राह्मणवादी राजनीति थी, जो यहाँ अम्बेडकर को, आरपीआई को, चाहे अम्बेडकर बात को ख़त्म किया, वही राजनीति जो है राजीव गांधी के समय ये मानवर कांशीराम के विरोध में जाके राजनीति शुरू हो गई और उन्होंने ऐसी राजनीति खेला कि हर जातियों का, कांशीराम साहब ने तो कुछ ऐसी जातियां थे जिनको कोई पूछता नहीं था, उन्होंने भी पटल पर ला करके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक समाज में ला दिया। पहले कहाँ, यहाँ तक कि
यादव भी राजनीति में नहीं था। ये तो आपके चौधरी चरण सिंह की देन है कि उन्होंने यादवों को कहा है कि तुम जिंदगी भर लाठी डंडा ही चलाओगे, राजनीति भी करो। तब जाके उन्हीं की देन है कि पहली पीढ़ी जो है यादवों की राजनीति में आई है। आपके मुलायम सिंह यादव हुए, चाहे लालू यादव हुए, तो कई यादव आए, ये चौधरी चरण सिंह की देन है। इससे पहले यादव भी राजनीति में नहीं था। ये तो सवर्ण की मानसिकता ही पूरी राजनीति करते आ रही थी। तो कांशीराम ने दलित जो बैकवर्ड थे इनको भी राजनीति के पटल पर लाया, ये बहुत बड़े। उसमें उन्होंने जातियों को भी काफ़ी कुछ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करके हर जात को, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। उसको जो है सच कहिए तो हम कांशीराम साहब का दोष नहीं देगा, उनके जो अग्रसर सरबान जी ने उसको संभाल नहीं पाई। उसको बराबर, उसमें क्या है, भाजपा जो है वहाँ जा कर के हर जातियों को तोड़ करके हर जात की एक एक पार्टी बना करके उनको बैकडोर से फंडिंग करके उनको इस्टेब्लिश करने लग गई। जो जात रीढ़ थी बहुजन समाज पार्टी की, वही जात उसकी अपोजिशन बन गई। जो महाराष्ट्र में किया गया था खेल, वही खेल वहाँ भी चला और वो सफल हो गया। और दूसरी चीज़ ये रहा कि जैसे बहुजन समाज पार्टी का, देखिए मैं खुद उसमें रहा हूँ, सांपनाथ नागनाथ, यही था कि भाई दोनों को हटा करके हमारा, अभी नेचुरल भी है, जब तक दोनों को नहीं हटाओगे आप अपनी राजनीति कैसे लाओगे, बहुजन की चाहे दलित की चाहे बैकवर्ड की चाहे जो भी मूल निवासी किसी की भी। तो लॉजिक था कि दोनों को हटा करके हम आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि हम कांग्रेस को तो हटा पाए लेकिन खुद नहीं बैठ पाए वहाँ। हमने वहाँ ला करके भाजपा को बैठा दिया। हम ये देखिए, हम कहें या न कहें, लेकिन एक वास्तविकता तो सामने दिख रही है कि 2 MP थे उस समय, जब बहुजन हिस्ट्री में तो 2 ही थे। बिल्कुल। आज जब पूरे देश पर कब्जा कर लिया है और बहुजन आज कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, चाहे वो कार्यकर्ता कहिए या नेता कहिए। चाहे सबसे बड़ी चीज़ हम खुल के आज करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी हुआ चाहे वामसेप का हुआ, पूरे हम 25-30 साल उससे सींचे हैं। उसके दुख में सुख में रात दिन हम लोग काम किए थे। हमारे हम ही नहीं, लाखों, हम तो करें लाखों लोग पूरे देश में पूरे तन मन धन से, बहुत लोग तो उसमें बेचारे मतलब जीवन त्याग दिए जो उन्होंने शुरुआत में काम किया था। लेकिन आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, न उनको मिला, न समाज को मिला, न कुछ दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो जातिगत समीकरण है, वो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश बनते हैं, जिसको हम रीजन भी कहते हैं कमिश्नरी के वाइज, उसमें अगर जातियों का समीकरण अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो किस इलाके में कौन सी जाति का एक पगड़ा या पलड़ा भारी दिखाई देता है? देखिए, ऐसा नहीं कर सकते पूरे उत्तर प्रदेश में। एक चीज़ ज़रूर है कि जो चमार जो है पूर्वांचल में है, जाटो और कुछ चमार जो है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जाट जो है पूर्वांचल में नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ यादव मिलेगा। गुजर और जाट जो है पश्चिमी प्रदेश में है। तो ये हर एरिया में अलग अलग जात की अलग अलग समुदाय के एक लोकल लेवल पर पार्टियां हैं। वहाँ पूरे देश का आप नहीं कर सकते कि पूर्वांचल में जो पार्टी है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, ऐसा कहीं नहीं है। हर अलग अलग बिखरे हुए लोग हैं। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में आपको जाटव नहीं मिलेगा, वो पश्चिम में मिलेगा। और यही नहीं, जाट नहीं मिलेगा पूर्वांचल में, जो कि पश्चिम में पूरा बहुल भरा पड़ा है, पूर्वांचल में नहीं है, जाट एक भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से है, जैसे कि भूमिहार जाति है वो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। तो उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जात के लीडरशिप मोस्टली भाजपा ने चाहे RSS ने इन्होंने तैयार करके रखा है। बिल्कुल। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बात दिखाई देती है कि जिस तरह से भाजपा एक प्रयास करती है कि जैसे सपा है या बसपा, इनके साथ में जो जाति जुड़ी होती है, उनमें से कुछ जातियों को तोड़कर उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाए और उन पार्टियों के साथ अपना गठजोड़ करे। तो इस तरह की जो रणनीति जो भाजपा अपनाती है, तो क्या इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही भाजपा करने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ भाजपा का ये है, भाजपा खुद जानती है कि हम 10-15% ही है। एक्चुअली ईमानदारी से किया जाए, लोकतंत्र की सही समीक्षा की जाए, लोकतंत्र के सही मायने में एक मतलब उसका क्या कहते हैं पोस्टमार्टम किया जाए,
तो इस देश में, भारत में कभी भी भाजपा, चाहे आरएसएस, चाहे जो हम श्रवण मानसिकता के लोग कह रहे हैं ना, कभी शासन प्रशासन में आ ही नहीं सकते बिना छल के, कपट के, दुष्परिणाम के, और किसी तरह से अंदर अंदर चाल करके ही वो आ सकते हैं। ये उनको ही मालूम है। खुद गोलवलकर ने ही कहा है अपने कि हमको शासन प्रशासन करना है तो हम छल कपट हर तरह के हथकंडे अपनाना पड़ेगा। तो उनके लिए स्वाभाविक है, उनके लिए बिना उसके उनका हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि दलित बैकवर्ड के लोगों में, जातियों में एक एक जात के लीडर को उकसा करके, उनको प्रबंध दे करके, उनको हर तरह करके, उनको जो है नेता बना करके, और उस जात को जो है एक कैडर प्रशिक्षण चला करके एक बहुजन के खिलाफ। लेकिन अभी ये जो दोनों पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में जो है, सपा और बसपा, करेक्ट, ये दोनों पार्टियों से कुछ ऐसे कार्यकर्ता या जमीनी स्तर पर ऐसे लोग जुड़े हैं कि जो चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हो, लेकिन संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। तो क्या इन दोनों पार्टी में गठजोड़ नहीं होना यही तय रहेगा? देखिए, गठजोड़ तो मुझे भी लगता है कि नहीं होगा। उसके कई फैक्टर हैं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक जो है अब जागरूक हो रही है। लोकसभा के चुनाव में कहाँ पब्लिक नहीं स्वीकार किया। लोग देखिए, नेता को कुछ दिन तक नेता का पब्लिक गुलाम रहेगी, लेकिन एक लिमिट क्रॉस करते करते नेता, पब्लिक जो है नेता का बहिष्कार कर देगी। ये फैक्ट है, आने वाले दिनों में होगा। इवन जितनी भी छोटी छोटी पार्टियों के जो बने हैं ना उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, अब पब्लिक उनके खिलाफ आक्रोश पैदा कर रही है, इवन जवाब दे रही है, और उसके खिलाफ बगावत भी कर रही है। छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं उस नेताओं के खिलाफ भी। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, चाहे वो पीडीए के रूप में अखिलेश हैं, थोड़ा और जो है एक समीकरण बनाने के लिए कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो समीकरण में आगे बढ़ें। और देखिए, बहन जी का तो हमें लगता है कि अब धीरे धीरे जो है पतन हो रहा है, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो वो भी उभर कर आई है ना। तो उन्होंने भी तो ये चैलेंज किया है कि आने वाले चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। नहीं, मुंह से कहने से नहीं होगा ना, हकीकत किस ग्राउंड पर होगा। कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा है ना उनका भी। वो जब होता है कोई न कोई कारण से, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, मालूम है, मैं तो कांसी राम के समय काम किया हूँ। आज एक मैं कारण जानना चाहता हूँ, केडर बेस पार्टी तो अंदर से मैं एक कारण जानना चाहता हूँ कि बहन जी देश का, चाहे पूरे स्टेट का, वो दौरा क्यों नहीं कर रही हैं? उनको कौन रोक के रखा है, बांध के रखा है कि तुम खाली एयर कंडीशन में बैठे रहो? क्या कारण है? हम तो ये जानता हूँ कि बहन जी अगर देश का दौरा कर देना तो सिर्फ पॉलिटिकल की बात नहीं है, देश बौद्धमय बनने की रास्ते पर भी जाएगा। अगर बहन जी एक मीटिंग 1-2 लाख ले लें तो उसमें 10% लोग बौद्ध बन जाएंगे। वो भी रोका जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, अब चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उसको भी रुकावट आ गई है। अब देखें ना, आगरा में कम से कम 10,000 चमार, जाटो चमार लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया। ये क्या है बताइए? जहाँ बौद्धमय भारत की बात हो रही है, वहाँ एक तरफ से जाटो और चमार ब्राह्मण बन रहे हैं। तो अपने आप में एक नहीं तो कहीं ना कहीं रोका गया ना। बहन जी क्यों नहीं बाहर निकलती? वो कहीं वास्तव भी नहीं, वो कहीं बोलती भी नहीं है बौद्ध के ऊपर ना कुछ नहीं। बाहर निकलेगी, अगर खाली स्टेज से कुछ बोल देना, हम कह रहे हैं कि ऑडियंस में 10% बौद्ध बन जाएंगे लोग। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। लेकिन वो तो ठीक है, पॉलिटिक्स अलग है, सामाजिक अलग है। सामाजिक स्तर पर भी हमारा पतन हो रहा है, जबकि आप सामाजिक स्तर पर पब्लिक नहीं जाओगे, अपनी बात नहीं कहोगे, समाज की बात नहीं कहोगे, बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले के, साहू महाराज की बातों को नहीं उठाओगे, उनके विचारों को नहीं पैदा करोगे, तो फिर कहाँ से आदमी बौद्ध बनेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का वास्तव तो हर चुनाव में ये भी रहा है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय कहा जाता है, खासतौर पे मुस्लिम, उनकी संख्या काफ़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में, और वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो काफ़ी प्रभावित करते हैं। इस समय आपको क्या लग रहा है कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो किस पलड़े में अपनी बात रखेगा या किस साइड में जाएगा? नहीं, देखिए, हम तो देख रहे हैं बहुत पहले से मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश करता है जिसकी सरकार बनती है उसके साथ जाने का। ये कांग्रेस के साथ रहा बराबर।
तो भाजपा लेकिन की अब जो है, सरकार अब अगर जो नहीं ना बनेगी तो- बता रहा हूँ ना, लेकिन क्या हुआ कि भाजपा की जो एक नफरतवादी हिंदू और मुसलमान का जो नफरत पैदा करके टोटल राजनीति सिर्फ हिंदू पर लेके आई, टोटल हिंदू पर, सेकुलर का तो नाम ही नहीं है, हम टोटल हिंदू की बात करता है। वो तो उसका खुला एजेंडा है, उसमें कोई छिपा भी नहीं है कि हम और आप कुछ कह दें, और वो तो खुल के कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात चल रहा है। तो इस समय मुसलमान जो है उसके पास दूसरा कोई अल्टरनेट है ही नहीं, सिर्फ उसको हराने के अलावा जो भी पार्टी आएगी उसको हराने के लिए वोट देगा वो। तो हराने वाले भाजपा को हराने वाला जो भी आएगा, चाहे पीडीए है, चाहे, अब देखिए रावण भी इस समय में देख रहा हूँ काफ़ी काम कर रहे हैं, नहीं हाँ वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे कि कभी कभी वक्तव्य जो है उल्टा सीधा बहन जी का आ जाता है, उसके बारे में भी वो भी मुझे थोड़ा सा विदित करता है। इस समय मैं चाहूँगा जैसे कि और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, देखिए मेरा जो सुझाव, जैसे कि एक बामन मिश्राम की पार्टी है, बोरकर की पार्टी है, और छोटी छोटी अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं, ये भी चुनाव के समय खड़ा हो जाती हैं। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आप चुनाव में जितने भी दलित बैकवर्ड की छोटी छोटी रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, वो चुनाव में तुम खड़े ही मत हो, चुनाव ही मत लड़ो, लेकिन सामाजिक काम करो, पर उनको भी उसमें तो प्रचार प्रसार करो, क्योंकि आप करते हो ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको भाजपा को ही फायदा होता है। और हम जो है बार बार यही कहते हैं, नहीं वो लोगों का कहना है कि चुनाव के समय प्रचार नहीं करूंगा तो मेरा आगे कैसे बढ़ेगा। अरे तुम लेकिन नुकसान तो कर रहे हो ना, भाजपा को ला रहे हो तो भाजपा तुम्हारा ज़्यादा नुकसान कर रही है, तुम्हारे सामाजिक काम को नहीं करने दे रही है, तुम्हारे मिशन को आगे नहीं बढ़ने दे, सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रही है, तुम कोई सामाजिक काम भी नहीं कर पा रहे हो। तो कम से कम राजनीतिक में एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहा है उसका तुम साथ दो, सामाजिक काम करो। ये अगर मगर की बात है, हाँ। अगर मगर की बात, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में या आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता का अहम दावेदार कौन सा पक्ष रहेगा या कौन सी पार्टी रहेगी? देखिए इस समय तो कांग्रेस भी जोर लगा रही है, भाजपा तो खैर उसका तो है ही, उसके साथ जो गठबंधन की पार्टियां हैं, जात की पार्टियां, गठबंधन जात की पार्टियां, कोई सामाजिक उनके साथ गठबंधन नहीं है, कोई विचारधारा की पार्टी, सिर्फ एक जात की विचारधारा की पार्टी भाजपा के साथ है। और जो पार्टियां हैं, ये कांग्रेस है, चाहे मान लीजिए रावण की भी है, चाहे एक बहुजन की है, अगर बहुजन भी लास्ट मोमेंट में अगर साथ दे देती है तो भाजपा के तो बहुत अच्छा है, नहीं देती है तब भी अखिलेश जो है एक बड़े भाई की भूमिका निभा करके कांग्रेस के साथ, चंद्रशेखर के साथ, चाहे पश्चिम में जो है वो आपके ये क्या नाम है वो चौधरी चरण सिंह के लड़के हैं ना, वो तो अब उनके साथ भी जाट समुदाय का है, हाँ उन जाट समुदाय के ये लोगों को लेकर के अजय चौटाला, हाँ अजय चौटाला तो देवीलाल के हैं, दुष्यंत ये तो इन लोगों को मिला करके हम तो यही कहूँगा कि भाई भाजपा के खिलाफ देखिए, इस बार अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर आ गई तो मैं कह रहा हूँ भले कुछ भी अस्तित्व सबका खतरे में पड़ जाएगा, राजनीतिक दलों के, राजनीतिक दलों के, सभी राजनीतिक दलों के, सभी राजनीतिक दलों की सामाजिक स्तर तो बना रहेगा, सभी राजनीतिक दलों अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और इतनी जबरदस्त धुलाई होगी कि कोई बाद में सोच भी नहीं पाएगा कि कहाँ से कहाँ आ गए। अभी हो रहा है, हम लोग देखिए मैं तो कंपेयर न करने लगा कांग्रेस का राज और आज का राज, हम सोच नहीं सकते थे कहाँ आ गए हम भाई, कौन से, अब तो लगता है कि हम भारत देश में ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी। आज अभी कांग्रेस का महत्व लगने लगा है, एकदम लग रहा है मुझे, मैं खुल के कहूंगा भाई, हम खुद अफसोस कर रहे हो कि हमने गलतियां किया है। हम किसी और को बैठाने के जब खुद ना बैठ करके दूसरे को बैठाते तो गलती है ना। मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में किसी को निकालना है, हम तो उसको निकाल दिए, लेकिन खुद ना बैठ दूसरे को आकर जब कब्जा कर लिया तो हमारी गलती तो है ना, मानो ना मानो गलती है हमारी। लेकिन आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, एक आखिरी सवाल के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ को उसको आप कैसे देख रहे हो, क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए भाई, बनने का तो दिख रहा है जिस तरह से, देखिए अखिलेश को एक
दलित वर्ग जो है, मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ भी जब कभी बात उठती है ना, जब ब्राह्मणवादी मानसिकता को लेकर के अखिलेश जब एक हिंदू कल्चर की बात चला देते हैं तो तुरंत जो है दलित समाज के लोग हमसे सवाल करते हैं। और स्वाभाविक है, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और उधर भी जुड़ा हूँ, तो नेचुरल है, जिसको नज़दीक पाएंगे उससे सवाल कर, हमसे सवाल करते हैं लोग। तो मैंने अनुभव किया है कि अखिलेश जो है, जो कभी कभी हिंदू धर्म की जो मानसिकता की बात, चाहे उसके जो हिंदू धर्म की मान्यताओं पर जो आधारित जो प्रोग्राम कर देते हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो उनमें उनका पूरा दोष नहीं है। वो मैं जानता हूँ, कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, मिलिट्री स्कूल पढ़े हुए हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं, वो कट्टर जातवादी और कट्टर अंधभक्त और कट्टर जो है ये पाखंडवादी नहीं है, एजुकेटेड, लेकिन समाज को साथ में ले चलने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि शूद्र का जब आंदोलन उन्होंने चलाया था, गर्भ को शूद्र लिखा, तो काफ़ी कुछ आलोचना झेलना पड़ा, उनके परिवार से भी झेलना पड़ा, दूसरों से भी झेलना, यादव कम्युनिटी से जोड़ना पड़ा, फिर वो बैकडोर हुए। तो मैं उनको ज़्यादा गलती नहीं मानता हूँ। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों को भी कहता हूँ कि भाई ये राजनीतिक मजबूरी है, जैसे कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस 100% हिंदुत्व पर नहीं आ सकती है, उसलिए अखिलेश भी 100% हिंदुत्व पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये कहूँगा कि हाँ 70-80% ब्राह्मण, ये अम्बेडकर बात की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। 30-40% भाई राजनीति तो समझौता की बात है ना। तो अखिलेश को अगर वो संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकर बात की बात करते हैं, तो ये स्वागत करना चाहिए। दलितों को भी ये स्वागत हो गया है। लेकिन अब ये कहीं कहीं अगर कहीं मान लीजिए कि उनको वो चाहते हैं कि हमें जो ब्राह्मण नाराज है भाजपा से वो हमें वोट दे दे, वो स्वाभाविक है, लेना चाहेंगे, तो उसको उस परिदृश्य में देखना चाहिए, तब जाके एक अच्छा समीकरण। खाली निगेटिव पॉइंट नहीं सो। मैं देखिए, मैं भी कट्टर, मैं ये नहीं कि मैं समाजवादी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी का समर्थक हूँ। मैं तो टोटल एक अलग ही, हमारा एक गर्भ से को शूद्र जो मिशन चला रखा है, एक टोटल एक अलग ही विचारधारा है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल की बात है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल कि पॉलिटिकल इस पर थोड़ा सा समझौता जरूर करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि अखिलेश के पलड़े में अगर यह समझौता तो, या समाजवादी पार्टी के पलड़े में अगर यह समझौता जाता है तो निश्चित तौर पे सत्ता बनेगी, और सत्ता बनने की कांग्रेस के साथ अगर गठजोड़ भी होती तो संभावना बढ़ेगी। लेकिन आने वाला दौर चुनाव का जो है वो ये भाजपा की, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ। इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा अनुभव कर रहा हूँ, जब समझौते की बात आती है तो कांग्रेस अपने ईगो में आ जाती है। कई जगह पाया हूँ, मध्य प्रदेश में पाया हूँ अखिलेश के साथ, बिहार में पाया तो हूँ, स्थानिक 2 बार, नेताओं का इवन लालू के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। लालू ने भी एक समय तो बिहार में कांग्रेस खत्म हो गई थी, लालू ने फिर कांग्रेस को जिंदा करके लाया। लेकिन फिर पता नहीं ये नेशनल पार्टी होने का जो घमंड पाल के रखा है ना कांग्रेस ने, इसको थोड़ा अपने को डाउन करना पड़ी। मैं राष्ट्रीय पार्टी नहीं भाई, अगर स्टेट में कोई रीजनल पार्टी मजबूत है तो उसको स्वीकार करो। ये ईगो में मत आओ कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, तुम क्षेत्रीय पार्टी हो, मेरे अंदर काम करो। लेकिन बात है, हाँ, लेकिन दोनों को समझौता करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को समझना चाहिए। सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष ने हर स्टेट का एक रीजनल पार्टी को लगभग खत्म कर दिया है। वही डर है ना, तो वही डर है, वही डर है। इसलिए रीजनल पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है उसको भी समझना होगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर करना पड़ेगा, समझौता करें। और कांग्रेस को भी एक ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ तो हमारे जो दबाव में रहो, भाई हमारे अंदर, वो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में जाति का, प्रदेश का और विभिन्न समुदायों का, राजनीतिक दलों का कैसा समीकरण रहेगा आने वाले दिनों में, किस तरह से सत्ता का झुकाव कैसे होगा, इसकी एक सुलह सुझाव भी आज के चर्चा में जिन्होंने की वो शूद्र शिवशंकर जी यादव, जिन्होंने त्रिवेद मीडिया के लिए पुनः अपना एक कीमती समय व्यतीत किया, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम।